जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हम कहाँ पे थे? लेट से कि मैंने 1,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के, ठीक है, और मालियत भी 1 रुपया ही है, तो इसका मतलब है मैंने 1,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि, अब मुझे बताएं जरा, क्या ये कंपनी को मैंने ये पैसे दे दिए 1,000 पे? बच्चों को रिप्लाई करो तो मुझे पता लगे कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। वॉइस का इशू आ रहा है मेरा? क्या इशू आ रहा है? देर से आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक हो गया, अब ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने 1,000 शेयर खरीदे थे और मालियत 1 रुपया थी, यानी 1,000 का कैपिटल मैंने लगाया था कंपनी में। क्या ये सारे के सारे पैसे मैं कंपनी को दे चुका हूँ? दे चुका हूँ। अगर कंपनी बंद हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो 1,000 रुपया डूब जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर होती है आपको बात? चलें, दूसरा सिनारियो आ जाता है। मैंने 1,000 शेयर खरीदे हैं जिनकी मालियत 1 रुपया थी, लेकिन मैंने 0.5 दिए। इसका मतलब है मैंने 500 रुपये कंपनी को दिए हुए हैं। क्या कुछ और पैसे देना मेरा बनता है? मतलब अभी कुछ ऐसे पैसे रह गए हैं जो मैंने अभी कंपनी को नहीं दिए? रह गए हैं ऑफ कोर्स। कितने रह गए हैं? 1,000 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 500। ये मेरे रहते से पैसे देने जो कि मैंने अभी तक नहीं दिए। जब कंपनी बंद होगी, कंपनी जिस वक्त बंद हो रही होगी, तो ये अनपेड कैपिटल कंपनी पे डिमांड करेगी कि ये 500 रुपया भी दें। ये वो वाला एक सिनारियो है जहां पे इंसॉल्वेंसी के वक्त कंपनी ये शेयर होल्डर को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन बताएं जरा, क्या ये दोनों 500 मिला के 1,000 पूरा हो गया? ऐसे ही है। कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लिमिटेड बाय गारंटी उसे कहते हैं। उसके अंदर आप प्रॉमिस कर लेते हैं कि हाँ भी, अगर कंपनी बंद हो रही हुई तो मैं 1,000 रुपया दूंगा। तो अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया कि कंपनी बंद हो रही हुई मैं 1,000 रुपया दूंगा, तो क्या कंपनी के बंद होने के वक्त कंपनी मुझसे 1,000 रुपया मांग सकती है? बाइंड अप होगी तो पे करेंगे ऑफ कोर्स। तो गारंटी के वक्त ये 1,000 रुपया वो मांग लेगी। तो आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे एनी अदर अमाउंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमने पैसे ऑलरेडी पे किए थे वो तो पे हो गए, वो डूब जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं मांगेंगे वो हमसे। अगर वो मांगेंगे तो वही मांगेंगे जो कि उनका हक था और हमने उनको नहीं दिया था, एक चीज। और दूसरी, जो कि हमने वादा किया हुआ था, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि उनका हक था और हमने उनको पे नहीं किया हुआ था। ये लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आपको समझ आ गई है? क्लियर है ये आपको? चलें, गुड हो गया। आगे चलते हैं। वो कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस पार्टली पेड कैपिटल। वही बात मैंने आपको बता दी है, जैसे कि मैंने 0.5 रुपीज पर शेयर दिए थे, हालांकि बनते 1 रुपया था। तो वो एक्स्ट्रा 500 रुपया जो मैंने नहीं दिया था वो मैं पे करूंगा। वो भी यही कहते हैं, देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लाइबिलिटी बट ओनली व्हेन द शेयर्स इशूड टू अ कंपनी इशूड बाय अ कंपनी हैव नॉट येट बीन फुली पेड अप। मैंने पूरी तरीके से पे ही नहीं थे किए। तो वो फिर कहते हैं वाइंडिंग अप के वक्त, इंसॉल्वेंसी जब होगी, तो वाइंडिंग वाइंडिंग अप के वक्त मुझसे ये 500 रुपया डिमांड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वो कहते हैं सपोज अ कंपनी हैज इशूड 1 मिलियन शेयर्स विद द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10। आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि फेस वैल्यू क्या होती है। और सेवन कितने एंड 7.5 कितने ₹7.5 द फेस वैल्यू हैव बीन पेड। इसका मतलब है 2.5 पे नहीं हुआ। 2.5 इंटू 1 मिलियन, ये अभी तक पे नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अब वो कहते हैं कि इफ द कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन द शेयर होल्डर्स ऑफ 1 मिलियन शेयर विल बी लाइबल टू सब्सक्राइब द रिमेनिंग 2.5 रुपीज पर शेयर एंड दिस कंपनी कैन बी यूज टू पे अप द कंपनी डेट्स। ठीक है ना? पार्टली पेड है,
तो ये 2.5 रुपीज पर शेयर उस बंदे को देने पड़ेंगे. द अमाउंट मे बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी इफ सो डिसाइड. ये वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही लेकिन एक बंदा हर्डर आर्मी के तहत बैठे ही हुए है, उसने 7.5 रुपीज ही दिए हुए हैं, हालांकि उसने देने 10 थे. तो डायरेक्टर्स ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई कंपनी तो वाइंड अप नहीं हो रही लेकिन भैया आपने जो पैसे नहीं पे किए हुए वो तो लाइन है तरफ. ठीक हो गया, समझ आ गई एंड वाली बात. चले, उसके बाद वो कहता है हाउ क्रेडिटर्स आर वार्नड. क्रेडिटर्स को किस तरीके से वार्न किया जाता है. देखें अब मैं आपको जरा बता दूं. हम्म, आपने कॉम्पिटेंसी टू कितने कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था कि एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उस पर केस नहीं किया जा सकता. क्या ये चीज पढ़ी थी आपने? एक बच्चा है जिस बेचारे की अभी दाढ़ी मूछें नहीं आई, ठीक है ना, वो अभी भी यही समझता है कि, खैर क्या बात मैं आपको बताऊं, वो छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, 7 साल का बच्चा है, वो 15 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आपको पता लग रहा है छोटा सा बच्चा है, आपको शक्ल से पता लग रहा है कि ये छोटा सा बच्चा है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा. क्या कंपनी एक छोटा सा बच्चा कहलाई जा सकती है, या कंपनी को आप देख के कह सकते हैं हाँ भी ये कंपनी मुझे छोटी सी लग रही है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना? या कंपनी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में मसाइल आ सकते हैं तो क्या कंपनी को देख के समझ आएगी? द आंसर इज वियर्डली यस. आपकी कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखा होता है, उसके थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि ये कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है. अगर आपने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और लॉस हो गया आपको, तो वो एक्सट्रेस लॉस आप कितने क्लेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर इसका दिवालिया निकल गया तो इसकी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है. ये जितना है आपके पास वो आपको पे कर देगी, उसके बाद खत्म. आप शेयर होल्डर से तो कुछ मांग ही नहीं सकते. तो यहाँ पे वर्ल्ड लिमिटेड है इन द कंपनी नेम ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी टू कितने टू अटेंशन एनीवन डीलिंग विद इट. कोई भी अगर इसके साथ डीलिंग कर रहा है तो उसको सबसे पहले बता दिए कि हाँ भी हमारे नाम में लिमिटेड लिखा हुआ है. लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी. हमारा लॉस जो है वो इट विल ओनली बी सस्टेन्ड अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द कैपिटल. ठीक है ना, ये तो पड़ा हुआ है इनके पास. तो उससे ज्यादा की अमाउंट के लिए माजरत कर सकते हैं, हम आपको पे नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप पहले ही खबरदार रहें. ये लिमिटेड इसीलिए लिखा हुआ है. अब कहता है दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द नेम प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है ना, उनको जरूरी होता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड लिखें, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो सिर्फ लिमिटेड लिख लेती हैं. प्राइवेट में भी लिखना पड़ता है कि प्राइवेट है, पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक नहीं लिखना पड़ता लेकिन लिमिटेड लिखना पड़ता है. क्या ये चीज आपको क्लियर है? चले, यहीं तक हम आज रखते हैं अपने लेक्चर को. उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हजम हो सके, और ख़ास तौर पे लिखते हैं जो कंपनी लॉ है इसका शुरू शुरू के लेक्चर्स हैं, तो आपने थोड़ा सा पेस भी अपनी बनानी है कि किस तरीके से आपने इसको याद करना है. प्राइवेट क्यों लिखते हैं, प्राइवेट अब क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, अब मसला सारा ये आ जाता है कि इसको प्राइवेट इसलिए लिखा जाता है. आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूँ. हाँ हाँ, आपको साथ ये भी बताना है कि बच्चे इसमें फेल क्यों होते हैं और क्या हिसाब किताब इसका होता है. इसके साथ प्राइवेट लिखा जाता है इसलिए बिकॉज एक पब्लिक कंपनी जो होती है ना, उसकी बहुत सारी चीजें पब्लिक होती हैं, इसकी प्राइवेट होती हैं. अब प्राइवेट और पब्लिक जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं उनका मतलब तो आपको पता है. यहाँ पे छुपी हुई चीज है, यहाँ पे अवाम उन्नास के अंदर लोगों को पता है. तो यहाँ पे कितने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं होती हैं. पब्लिक कंपनी होती है और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती हैं. तो ये बड़े सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. खैर, प्राइवेट कंपनी क्या होती है और वो क्या हिसाब किताब, वो हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर जाके पढ़ेंगे. जो एक होती है
पब्लिक कंपनी, वो बहुत, मतलब इसकी डेफिनेशन जो है वो इवन टीचर्स से याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये बहुत बहुत मुश्किल कितने डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की। हंसा, आपको याद है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, या आपको भी मुश्किल लगती है? है ना? तो एक मजाक ही है वैसे। तो ये चीज हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं मसला कहाँ पे आता है। देखें, जिस वक्त होता था ना, बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर एम लॉ और सी लॉ मिक्स होते थे, तो बड़े बच्चे इस चीज को कहते थे कि सी लॉ के चैप्टर्स कम हैं, क्रैमिंग है, हम रट्टा मारेंगे याद हो जाएगा, ये पास करवाने वाला एरिया है। इससे वो दूर भागते थे क्योंकि ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों को करना मुश्किल लगता था, मौत पड़ती थी ये क्वेश्चंस करते हुए। ठीक है ना? मसला यही आ जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली पास करवाने वाली चीज ये थी, लेकिन डिसेप्शन ये थी कि इसके चैप्टर कम है, ये पास करवाएगा। पास करवाने वाली चीज ये थी। कुछ बच्चे इंस्टिंक्टिवली, पता ना भी हो तब भी, वो सही पैटर्न से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते थे। यहाँ पे रट्टा था बिल्कुल, और यहाँ पे इलॉजिकल किस्म का रट्टा है। ठीक है ना? आप अपने अपने पुराने नाम के साथ नया नाम, नए नाम के साथ पुराना नाम 90 दिन के लिए क्यों लगाना है, किसी को कोई पता नहीं। ठीक है ना? तो ये पास करवाता था। ये आपको क्रैमिंग कितने हैं, जिन बच्चों का रट्टा सही होता था वो इसको कर लेते थे और साथ इसको करके वो पास होना शुरू हो जाते थे। मसला अब यहाँ पे ये आया कि ये अलग हो गया, इसके अलग से 12 चैप्टर्स आ गए और वो 12 के 12 आपने क्रैम करने हैं। इतना क्रैम नहीं होता बच्चों से। ठीक है ना? ये, और इसके अंदर कोई लॉजिक भी नहीं है। इवन ऑडिट के अंदर लॉजिक आ जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये बहुत ज्यादा रट्टा है। इसीलिए आपके जब बच्चों ने सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस करने शुरू किए हैं इस दफा, तो एमलो का रिजल्ट 45% आया है। ये कैसे 45% आ गया, जबकि हर दफा आई कैप यही कहता था कि बच्चों की यहाँ पे हिसाब किताब नहीं होता। आपको याद हो, बिजनेस लॉ के बारे में जब भी उसने एग्जामिनर कमेंट्स लिखे हैं, उसने हमेशा दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। एक, सिलेक्टिव स्टडी। ठीक है ना? उसने हमेशा दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, सिलेक्टिव स्टडी, और वो लिखता था कि बच्चे सी लॉ पढ़ के आते हैं, एम लॉ पढ़ के नहीं आते। अब एक सब्जेक्ट है जो कि है ही पूरा एम लॉ, तब तो पढ़ना मजबूरी बन जाती है। सी लॉ की रेशो अलग से भी नहीं बताते थे, वो बस ये बताते एक्चुअली, वो एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर ये बताते थे कि एम लॉ बच्चे पुअरली परफॉर्म करते हैं, सी लॉ बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वो उस वक्त साइकी ये होती थी कि हम ये पढ़ के ये वाला पेपर पास कर लेंगे। अब जब सर पे आई ही पूरी की पूरी एम लॉ, ठीक है ना, आपने वो कहते हैं कभी स्टेटिस्टिक्स देखे होंगे, तो वहां पे अगर मर्केंटाइल लॉ या कंपनी लॉ की अलग परसेंटेज है, तो वो कुछ और होता था, वो मॉड्यूल डी के पेपर होते थे। यहाँ पे जब सर पे आई है एम लॉ करना ही करना है, सी लॉ के पेपर दे के पास नहीं कर सकते, तो बच्चों ने एम लॉ पे थोड़ा सा फोकस किया, और इसके 45% रिजल्ट चला गया। ऑन दी अदर हैंड, जब बच्चों को पता लगे कि हाँ भाई सी लॉ, जिसको बड़ा अच्छा आसान समझते थे, हाँ भाई ये वाले तो बड़े छोटे से चैप्टर्स हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े चैप्टर हैं, एम लॉ के ज्यादा चैप्टर्स हैं, हम ये करके पास हो जाएंगे, जब उनको मिला ही सिर्फ ये है, तो फिर वहां पे मसला है। ठीक है ना? उन्होंने इस चीज को नहीं एंटिसिपेट किया था कि आपका क्रैमिंग कितनी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि क्रैमिंग तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। उन्होंने कम चैप्टर्स की डिसेप्शन के अंदर आके इसको ज्यादा तैयार किया, इसको कम तैयार किया। इसीलिए आपका जो बिजनेस लॉ, जो ओरिजिनल बिजनेस लॉ है, उसका रिजल्ट बहुत कम आता था, क्योंकि बच्चे ये कर नहीं सकते थे और ये करते नहीं थे, इसलिए रिजल्ट कम आ जाता था। अब उनको करना पड़ा एम लॉ, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया एम लॉ का। और सी लॉ का रिजल्ट बहुत बुरा है, क्योंकि उनको ये करना पड़ गया और वो कर नहीं सकते। ये कि कैफ 4 और कैफ 7, एग्जैक्टली मसला सारा ये है ना। अब
कैफ 7 पे क्या था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, कितने यहाँ पे दे फाउंड इट के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट आसान है, सी लॉ मुश्किल है। कोई तो वजह है ना बच्चों कि उनको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को 4 पे लाना पड़ा, 3 पे लाना पड़ा, और आपके सी लॉ को 7 पे लेके जाना पड़ा है। तो मुश्किल है, कंपनी लॉ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। किस बच्चे ने इस सब्जेक्ट का नाम सुना, कॉर्पोरेट लॉ, सी फैप 2, ये भी तो करना ही है। आप जो दोनों मेरे सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह, यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नो ऑल द लॉज दैट रिवॉल्व अराउंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने इसको भी पास करना है, और इसके सामने आपका कंपनी लॉ कुछ नहीं है। और माशाल्लाह आप कितने हैं, पढ़ें, मेहनत करें, आराम सुकून से हो जाएगा। परेशान नहीं होना, लेकिन जिम्मेदारी समझ के। और ये मैं आपको रोज क्या बताऊं कि हमने जितनी भी जो जहां पे भी हम हेडिंग्स पढ़ेंगे, जैसे ये हेडिंग वाला क्वेश्चन है, आपने इसको लिखना है। ठीक है हंसा, आपकी कल की असाइनमेंट नहीं आई मुझे अभी तक, कल वाला भी आपने करना है, आज वाली असाइनमेंट भी आपने करनी है, कि जहां भी आपको हेडिंग्स दिखाई दें। मैं आपको दोबारा जरा बता देता हूँ, हमने आज के दिन पढ़ा क्या है। हमने आज के दिन ये पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपने लिखना है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जो सारा पढ़ा है वो लिखना है, एग्जैक्टली जो आज सारा पढ़ा है वो हमने लिखना है। तो ये आपने लिख के मुझे चेक करवाना है, और उसके बाद ये भी आपने लिख के चेक करवाना है। इनको लिखें, और ज़रूर इनको लिखें, लिख लिख के याद होगा ये। ठीक है, और मजबूरी है कि ये सारा रट्टा लगाना है। ठीक है, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? और आपको भी कोई मसला नहीं है? सर शेयर्स के बारे में बताया था, ट्रांसफर बाय शेयर्स, ये कहाँ पे, हु कैन बाय शेयर्स, ये वाला, ये भी लिखना है। ठीक है ना, वो आपसे पूछ सकता है कि आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप या परपेचुअल सक्सेशन पे नोट लिखें, या इनकी हेडिंग्स लिखें। ठीक है ना, तो ये सारी चीज आपने लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? फरा आपको भी क्लियर है आज का लेक्चर? चलें, हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप दोनों इसको ज़रूर दोबारा नजर फ़ानी दें, और इसको पढ़ें, लिख लिख के याद करें। इंशाल्लाह आपसे कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।